Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। बच्चों, ये सीएमए फाइनल का लॉ सब्जेक्ट जो कि पेपर नंबर 13 है उसका लास्ट चैप्टर है बच्चों। और ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? कॉरपोरेट गवर्नेंस का। मैंने आपको पहले भी बताया है स्टूडेंट्स कि आपका जो सीएमए फाइनल का लॉ सब्जेक्ट है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और सेक्शन सी जो है वो 15 मार्क्स का है, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। 2 चैप्टर है उसके अंदर। एक चैप्टर ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, सेकंड चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सिलेबस का लास्ट चैप्टर है बच्चों। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। ऑल्दो आप लोगों को पहले से पता भी होगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है मेरा, कि जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम हाथ की हाथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे ही टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आए ऑन द स्पॉट, तो आपका स्कैनर भी सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए तो अब मैं स्टार्ट करता हूं बच्चे इस चैप्टर को। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर ये चैप्टर किस बारे में बात करता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। पहले हमें ये तो समझ में आ जाए कि आखिर ये चैप्टर है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें इसके अंदर। और इस बात को बच्चों में एक एग्जाम्पल से, एक कहानी से आपको समझाना चाहूंगा। छोटी सी प्यारी सी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि आखिर सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मीनिंग क्या है, ये चैप्टर किस बारे में बात करता है। देखिए बच्चों, 2006 के अंदर, 2006 के अंदर एक मूवी आई थी और उस मूवी का नाम था कॉर्पोरेट। अब बच्चों, उस मूवी के अंदर ना दो बहुत बड़े बिजनेस बिजनेसमैन को दिखाया गया था। एक थे ये रजत कपूर और इनकी कंपनी में काम करने वाले ये लोग, और दूसरे थे राज बब्बर और इनकी कंपनी में काम करने वाले ये लोग। अब हुआ क्या, बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो रजत कपूर जी थे ना, इन्होंने ये अनाउंस कर दिया मार्केट में कि अगले 45 डेज के अंदर, अगले 45 दिनों के अंदर हमारी कंपनी कोल्ड ड्रिंक का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, प्लस आईपीओ भी लेकर आएगी। अब बच्चों, कोल्ड ड्रिंक का नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, इसका मतलब है कि एक नया प्रोडक्ट पहले बनाया जाएगा, कोई नई ड्रिंक बनाई जाएगी, जैसे थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, ऐसे ही कोई नई ड्रिंक बनाई जाएगी। ये अनाउंस कर दिया ऑलरेडी कि अगले 45 दिन में ऐसा हम लॉन्च कर रहे हैं। अब बच्चे, जब कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है ना स्टूडेंट्स, तो उसके लिए एक प्लांट लगाया जाता है। भाई पहले प्लांट, फैक्ट्री सेटअप होती है, फिर वहां पे प्रोसेस होता है। और फैक्ट्री काफी लंबी चौड़ी लगती है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सिटी के अंदर ऐसी कोई जमीन, ऐसी कोई लैंड नहीं होती जहां पर इतनी बड़ी फैक्ट्री सेटअप करी जाए, क्योंकि वहां तो पहले से इतने लोग रह रहे हैं, भीड़ भाड़ है। तो हुआ क्या कि इस बिजनेसमैन ने एक पास का गांव इसे मिला, और उस पास के गांव के अंदर, पास के विलेज के अंदर एक जमीन पर अपना इसने प्लांट इंस्टॉल कर दिया और उस जमीन में से पानी निकाला, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए वाटर यूज में आता है। तो उस जहां पर जमीन, जिस गांव के अंदर जिस जमीन पर इसने अपना प्लांट लगाया, वहीं से इसने पानी भी एक्सट्रैक्ट किया और उस पानी को एज रॉ मटेरियल यूज किया कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। प्रोडक्ट बना,
मैन्युफैक्चर हुआ और उसकी जब सैंपलिंग करी गई, जब उसे चेक किया गया, तो पता लगा कि इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, एक तरीके का जहर है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये एक ऐसा कुछ जहर है इसके अंदर। और क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि जिस जमीन पर ये प्लांट हमने लगाया, वहां से हमने जो पानी एक्सट्रैक्ट किया, उस जमीन पे बहुत सालों से खेती हो रही थी। उस जमीन पे बहुत सालों से खेती हो रही थी। वहां पे यूरिया डाला जा रहा था, डीएपी डाला जा रहा था, अलग अलग किसान लोग अलग अलग केमिकल्स डालते थे, ज्यादा उनकी फसल हो जाए, क्रॉप हो जाए, इसके लिए। तो वो जो केमिकल्स थे ना, वो पानी में घुल चुके थे। आप उन्हें कितना भी फिल्टर कर लो, वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो केमिकल्स खुद पानी बन गए। सभी लोगों ने मना किया, कंपनी के सभी लोगों ने मना किया कि प्लीज इस प्रोडक्ट को लॉन्च मत करो, मत करो, मत करो, लोग मर जाएंगे, केमिकल है, जहर है। हर बिजनेस की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर्स को दे रहा है, वो प्रोडक्ट क्वालिटी का होना चाहिए, वो प्रोडक्ट अच्छे मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए, वो प्रोडक्ट लोगों को हार्म नहीं करना चाहिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर बिजनेस की। इस बिजनेसमैन को, रजत कपूर को, वो कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्ट लॉन्च करने से रोक देना चाहिए था। ये चैप्टर भी इस बारे में बोलता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं किया। आज बच्चों, मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं, हमारा इंस्टीट्यूट मोहित बंसल क्लासेस या कोई भी इंस्टीट्यूट कोचिंग, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कस्टमर को, हम अपने बच्चे को, स्टूडेंट को बेस्ट मटेरियल देंगे, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जो हम क्लास देंगे वो एक्यूरेट क्लास होगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा, बच्चे का फायदा होगा, उसे नुकसान नहीं होगा। ये हर बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा बच्चों, अभी मैं सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बच्चों, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना स्टार्ट हुआ है अभी, कि हाँ यार, ये हर बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट देगा ना, वो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और लोगों को हार्म नहीं करना चाहिए, लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, अच्छे मटेरियल से वो प्रोडक्ट बनना चाहिए। मैं इसी के अलावा और एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चों। आप एक बात बताइए, कोई भी बिजनेस कोई भी बिजनेस, चाहे से टाटा, चाहे से एयरटेल, चाहे से रिलायंस, कोई भी बिजनेस पैसा कहां से कमाता है? सोसाइटी से, पब्लिक से, लोगों से, आम जनता से कमाता है। अब आपको पता है कि हम आम जनता से पैसा कमा रहे हैं, पब्लिक से पैसा कमा रहे हैं, लोगों से पैसा कमा रहे हैं, और हम अमीर बन रहे हैं। हालांकि हम उन्हें प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में फ्री में नहीं कर रहे, बट हम अमीर बन रहे हैं। आज हमने लोगों से पैसा कमाया। आपको पता है, लोग, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है ना, वो ऐसी है जो भूख से मर रही है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, खाने का नहीं है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारा लॉ बोलता है, हमारा कानून बोलता है, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट ये बात बोलता है कि उन हम बिजनेसेस की, कंपनीज की, फैक्ट्रीज की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सामाजिक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने जो पैसा कमाया उसका कुछ परसेंटेज हम दान करें, हम डोनेट करें, हम कंट्रीब्यूट करें लोगों के बेहतर होने। हम कंट्रीब्यूट करें हंगर को इरेडिकेट, भुखमरी को हटाने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए,
नेचुरल जो हेरिटेज है, नेशनल हेरिटेज, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म फोर्सेस, हम जितना ज्यादा टैक्स देंगे, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे, गवर्नमेंट के पास जितना ज्यादा पैसा आएगा, उतना पैसा वो हमारे आर्मी के लोगों पे खर्च करेगी, उनको नए नए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगी। कितने लोग मरते हैं आर्मी में, मरते मतलब शहीद होते हैं, मरना नहीं, सॉरी, शहीद होते हैं वो लोग हमारे लिए शहीद। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेसेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने जो पैसा कमाया उसका कुछ पैसा हम कंट्रीब्यूट करें, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा हो और वो नई नई टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट हमारे आर्मी के भाइयों को, बहनों को दे सके। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, तो बच्चे, यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि हर बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट करे, उनका जीवन बेहतर करे, उन्हें डेवलप करे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट पे अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करें, एनवायरमेंट को बचाएं। एनवायरमेंट, हमारी फैक्ट्री से अगर पॉल्यूशन होता है तो हम कोशिश करें कम से कम पॉल्यूशन हो, हमारी फैक्ट्री को हम लोगों से, भीड़ भाड़ से दूर वाले इलाके में स्टैब्लिश करें, जिससे वहां पर लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और बताता हूँ बच्चों, अभी ध्यान, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर, क्लियर? आपको ये समझ में आ गया चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, मजा आ जाएगा आपको। बच्चे, आपको एक चीज और बताऊं, ये ना हर फैक्ट्री की जिम्मेदारी होती है कि जो उनका लेबर है, जो उनकी एम्प्लॉय है, जो उनका काम कर रहा है, वर्कर है जो उनके यहाँ पर, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें कि कहीं इसके बेचारे के लग नहीं जाए, इनके इसके कोई दर्द नहीं हो जाए, दुख नहीं हो जाए। सेफ्टी, सिक्योरिटी कैसे? उसको एक अच्छा हेलमेट प्रोवाइड करो, क्योंकि वो काम कर रहा है डेंजर इलाके में, वो काम कर रहा है आपकी बिल्डिंग्स का, वो काम कर रहा है मशीनों का, सिर पे कुछ गिर गया तो बेचारे की दिक्कत हो जाएगी। हेलमेट तो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी के आंखों के ग्लासेस दो। वेल्डिंग कर रहा है बंदा, आग की लपटें निकल रही है, छोटे छोटे आग, फायर टुकड़े आ रहे हैं, आंख में चले गए तो बेचारा अंधा हो जाएगा, अच्छी ग्लास दो उसको, अच्छी जैकेट दो उसको, अच्छे ग्लव्स दो उसको, वो कोई चीज पकड़े तो हाथ जले ना, अच्छे शूज दो उसको, अच्छे इक्विपमेंट्स दो उसको। ये कंपलसरी है, ये फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि ये कंपनी की, ये बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखे, अपने वर्कर का, अपने लेबर का ध्यान रखे, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखे। इसके अलावा बच्चों, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला, प्रेग्नेंट लेडी किसी फैक्ट्री में काम कर रही है ना, आपको पता है 6 महीने का ऑफ मिलता है उसको, 6 महीने की ऑफिशियली छुट्टी दी जाती है कंपनी, फैक्ट्री की तरफ से, और पैसा नहीं कटता इस बात का, पैसा नहीं कटता इस बात का। ये जिम्मेदारी है यार फैक्ट्री की। आप सोचिए, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी, अब प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा हो गया, बच्चा आ गया, दुनिया में बच्चा आ गया, अब वो महिला उस बच्चे को अकेली तो नहीं छोड़ सकती, छोटा सा बच्चा है बेचारा, कैसे रहेगा? घर पे अकेला तो नहीं छोड़ सकते, और बेचारी बैठ भी नहीं सकती क्योंकि लेबर है, वर्कर है, उसे डेली का अपना पैसा कमाना है, पालना है खुद को, बच्चे को, तो उसके लिए वो फैक्ट्री में काम करने के लिए आ रही है। अब वो बच्चे को लेके थोड़ी ना मशीनों का काम करेगी, या जो भी काम कर रही है। ये हर फैक्ट्री के अंदर जरूरी है कि वहां पे क्रिचेस बने हो। क्रिचेस मतलब होता है एक कमरा बना हुआ हो, जहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हों और एक केयर टेकर हो जो उन बच्चों का ध्यान रखे, जिससे उनकी माएँ काम करें। ये फैक्ट्री की जिम्मेदारी है कि उनका जो काम है उसका एक टाइम फिक्स करे कि सिर्फ 10 से 5 या 10 से 4 आपको काम करना है, इससे पहले इसके बाद काम नहीं करना है, क्योंकि इनको अपनी लाइफ भी बैलेंस करनी है। तो बच्चे, इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि हर बिजनेस की कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कि अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा, अच्छी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, लोगों के फायदे के लिए काम करेगा, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन और डोनेशन देगा, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, अपने जो लेबर और वर्कर हैं, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेगा, जो लेडीज हैं उनकी प्रेगनेंसी पे छुट्टी देगा, पैसे नहीं काटेगा उसके अलावा उनके बच्चों के लिए क्रिचेस का फैसिलिटी, सैनिटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, मैंने जो अभी तक आपको इतना सारा बताया ना, इसको हम ट्रिपल बॉटम लाइन भी बोलते हैं। हालांकि आपके चैप्टर, आपके स्टडी मॉड्यूल के अंदर ये ट्रिपल बॉटम लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ इतना सा लिख दिया है, पर हम पूरा पढ़ेंगे इसको। इसे ट्रिपल बॉटम लाइन भी बोला जाता है। सर, इसे ट्रिपल बॉटम लाइन क्यों बोलते हैं? बच्चे, इसको ट्रिपल बॉटम लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस ना 3 P पर काम करता है। किस पे काम करता है? 3 P's पर काम करता है। एक है पी, पीपल, एक है पी, प्रॉफिट, और बच्चे एक है पी, प्लानेट।
इन 3 पी पे हमारा बिजनेस काम करता है, और कोई भी बिजनेस अगर इन 3 पी की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा ना, सक्सेसफुल बिजनेस है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर मीनिंग क्या होता है इन पीस का? बेटा पीपल का तो मतलब होता है सोसाइटी को ध्यान रखो। आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो ना वो सोसाइटी के काम का होना चाहिए, उनके फायदे का होना चाहिए। गलत प्रोडक्ट मत दे देना, उल्टा सीधा प्रोडक्ट मत दे देना। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं जयपुर की बात बताता हूँ, राजस्थान के अंदर जो जयपुर है ना, वहां पर एक जूस सेंटर था, बहुत फेमस था, बहुत फेमस। उसका नाम था बच्चों गुलनार। बहुत सारी ब्रांचेस थी उसकी, बड़ा फेमस था जयपुर का ये। दूर दूर से लोग आते थे इसका जूस पीने के लिए। पर आपको पता है, एक दिन खबर आई कि इस पे रेड हो गई, इस पे छापा पड़ा, और निकल के आया कि ये सड़े हुए फ्रूट्स का जूस निकाल कर देता था, क्योंकि सड़े सड़े हुए फ्रूट्स सस्ते मिलते हैं मार्केट में, तो उनको लाता था और उनमें कुछ डाल डूल के और देता था। तो बंद हो गया। अब सिर्फ एक आध ब्रांच बची है, उस पे भी कोई जाता है तो जाता है, नहीं जाता है कोई, ज्यादा पीता पीता नहीं है इसके जूसेस को। इसीलिए सोसाइटी का तुम ध्यान रखो, पहला पी। दूसरा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चे इकोनॉमिक, मतलब आप अपना पैसा कमाओ। नो डाउट हर कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, पैसा कमाओ, बट उसका कुछ कंट्रीब्यूशन सीएसआर के तौर पे लोगों में दो। पिछले 3 साल का कम से कम 2% हम पढ़ेंगे। मैंने सीएसआर आपको पहले भी पढ़ाया है, मीटिंग चैप्टर में, डायरेक्टर चैप्टर में, सेक्शन 135। इस चैप्टर में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे कि हर कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रही है, लेकिन कंपनीज को अपने प्रीवियस 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है, उसका जो एवरेज नेट प्रॉफिट है, उसका कम से कम 2% कंट्रीब्यूट करना है लोगों। उसके अलावा प्लानेट एनवायरमेंट बचाना है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पूरी रात अपनी मशीनों को चला के छोड़ दिया और उससे पॉल्यूशन हो रहा है तो वहां होने दो। भाई आप फैक्ट्री चला रहे हो, आप इंडस्ट्री चला रहे हो, आप कंपनी चला रहे हो, आपके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। कोशिश करो पॉल्यूशन को कम से कम किया जाए, ऐसे नए नए इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी यूज करो कि पॉल्यूशन कम से कम हो। मार्केट से दूर जाकर अपना इंडस्ट्री स्टैब्लिश करो, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश। तो बच्चों इस चैप्टर, इसीलिए ट्रिपल बॉटम लाइन जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि उसके अंदर भी हमें यही पढ़ने को मिलता है, सोशल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पीपल प्रॉफिट प्लानिंग। तो बच्चों अभी तक मैंने सिर्फ आपको इतना सा समझाया कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हर बिजनेस की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी का ध्यान रखे, वो इकोनॉमिक पैसे का ध्यान रखे, लोगों को कंट्रीब्यूट करे, लोगों के लिए पैसे का खर्चा करे, और एनवायरमेंट का ध्यान रखे, पॉल्यूशन ना करे। वो कैसे करेगा, कैसे ये चीजें अचीव होंगी, कौन कौन से लॉ ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, ये सब बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो बच्चों ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम एक बार, ये मैंने अभी तक आपको पिक्चर की तरह, एग्जाम्पल की तरह समझा दिया, इस चीज को हम थियोरिटिकली समझ लेते हैं। ये पूरा आपका स्टडी मॉड्यूल है जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिया है, ठीक है। फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए ये बोल रहा है कि हर बिजनेस, छोटा बड़ा, हर बिजनेस, उसके अंदर सोशल वेलफेयर इन्वॉल्व होता है। हर बिजनेस के अंदर सोशल वेलफेयर इन्वॉल्व होता है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सीएसआर को अच्छे से करें और अपनी ड्यूटीज को सही से परफॉर्म करें, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों को दें, रीजनेबल प्राइस पे दें, ना कम प्राइस पे दें ना ज्यादा प्राइस पे दें, रीजनेबल प्राइस पे दें, जितना बनता है उतना पैसा लें। और बच्चों ये जो बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है ये आज ही आया है ये कॉन्सेप्ट। अरे ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है यार। इवन महाभारत के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर भी ये बात लिखी थी। इवन महात्मा गांधी जी ये बात बोलते थे। आपको खुद मैं ध्यान दिलाता हूं, आपको ध्यान आ जाएगा। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत कहावत है महात्मा गांधी जी की, बड़ा फेमस सेइंग है उनकी, ये है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपने जो काम किया, आपने जो अभी एक्शन लिया, वो सही है या गलत है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप इतना सा देख लो कि आपने जो किया, अगर उससे किसी का फायदा हुआ है तो आपने सही किया है। आपने जो किया अगर उससे किसी का नुकसान हुआ है तो आपने गलत किया है।
यही बात तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों। ये जो बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि लोगों को कंट्रीब्यूट करना, एनवायरनमेंट को बचाना, सोशल सोसाइटी को बचाना, इकोनॉमिक ज्यादा पैसा ना लेना, लोगों पे पैसा खर्च करना, दान धर्म करना, खुद सिर्फ खुद डेवलप ना होना, सोसाइटी को भी डेवलप करना, नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आना, ये आज की बातें नहीं है यार भाई। ये तो महाभारत में भी था, अर्थशास्त्र में भी था, इवन महात्मा गांधी जी भी इस बात को बोलते थे बच्चों। अब देखिए, अब एक चीज बताइए, आप डेली की डेली या ज्यादातर ऐसा सुनते हैं कि अडानी साहब जो हैं वो इंडिया के या एशिया के रिचेस्ट पर्सन है, अमीर आदमी है। अंबानी जी जो हैं वो इंडिया के और एशिया के रिचेस्ट आदमी है। आपको पता है एक्चुअली में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? सबसे ज्यादा अमीर टाटा साहब है एक्चुअली में। पर फिर उनका नाम क्यों नहीं आता है? अरे क्योंकि वो कितना सारा तो कंट्रीब्यूट कर देते हैं। अपनी कंपनी का टोटल जितना उनका आया है ना, उसमें से बहुत सारा तो वो कोविड 19 के अंदर 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था उन्होंने। इसलिए क्योंकि वो महात्मा गांधी की बात को मानते हैं कि हर बिजनेस की सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रिपल बॉटम लाइन पर हर बिजनेस को काम करना चाहिए, पीपल, प्लानिट, प्रॉफिट। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है ना, उसने 2009 के अंदर सोचा कि क्यों ना कंपनीज की हेल्प करने के, उसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को ये लगा कि यार कंपनीज जो बिजनेसेस है ना, वो लोगों का भला तो करना चाहते हैं, वो लोगों को कंट्रीब्यूट तो करना चाहते हैं, वो अपनी सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल तो करना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं है कैसे करें। तो एक काम करो, हम उनके लिए ना गाइडलाइंस बना देते हैं। वो लाइंस जो है ना वो गाइड करेंगी उनको, वो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज गाइड करेंगी उनको कि वो कैसे सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकती हैं। 2009 में एमसीए ने ऐसा सोचा। 2009 में एमसीए ने ऐसा सोचा और 2011 के अंदर वो गाइडलाइंस को लेकर आ गई। हम उन्हें नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस बोलते हैं। और ये जो गाइडलाइंस है, ऐसा नहीं है कि रोड पे चलते आदमी ने बना दी थी, प्रॉपर कमिटी बनाई गई थी, उन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई है। और इन गाइडलाइंस के अंदर 9 प्रिंसिपल बताए गए, 9, और फिर उनके कोर एलिमेंट्स मतलब एक्सप्लेनेशन बताया है। और ये बोला जाता है कि अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी इन 9 के 9 प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो कर ले, अगर इन 9 के 9 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर ले, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 9 के 9 प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए, वो कंपनी परफेक्ट है, वो बिजनेस परफेक्ट है, वो इंडस्ट्री परफेक्ट है, और वो अपनी सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम पर फुलफिल कर दी। स्टूडेंट बोलता है, सर आपने अभी तक जो जो चीज मुझको समझाई वो मुझे समझ में आ गई है। आपने अभी तक मुझे एक इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का सर, और आपने मुझको ये बताया सर कि ये चैप्टर जो है वो बात करता है किस बारे में? ये चैप्टर बात करता है कि हर बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल। उसे सीएसआर का भी ध्यान रखना चाहिए, उसको अपने एम्प्लॉयज का वेलफेयर भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, प्रेग्नेंट वेमेन का ध्यान रखना चाहिए, और उनको छुट्टियां देनी चाहिए, क्रिचेस का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा हर जो भी कस्टमर को प्रोडक्ट दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज किया हो प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और ये बात कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी बात है, अर्थशास्त्र महाभारत के अंदर ये बात लिखी हुई है। इवन महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को बोला था, और इवन बहुत सारे इंडिया के लीडिंग बिजनेसमैन इस बात को सपोर्ट करते हैं।
और एमसीए ने 2009 में इसीलिए कुछ गाइडलाइंस लाने का सोचा और एक्चुअली में 2011 में ये गाइडलाइंस आ गई और वो ये बोलती हैं कि अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया गया तो आप रेस्पॉन्सिबल बन जाओगे और आपका बिजनेस जो है वो एकदम एक्यूरेट बन जाएगा। और इन गाइडलाइंस को प्रॉपर एक्सपर्ट लोगों की कमिटी ने बनाया है। इसके अंदर 9 प्रिंसिपल्स हैं। अगर बिजनेसेस ने ये 9 के 9 प्रिंसिपल फॉलो कर लिए, मस्त मजा आ जाएगा। वो कंपनी, वो बिजनेस, वो फैक्ट्री अपने हर तरह के रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर लेगी। सर ये समझ में आ गया जो आपने बताया, सब कुछ समझ में आ गया। जल्दी से अब हमें प्रिंसिपल्स भी बता दो। बता देते हैं बच्चे, प्रिंसिपल नंबर 1। और बच्चे ये जो प्रिंसिपल नंबर 1 है, ये मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो इससे पहले चैप्टर आपको पढ़ाया था, स्टडी नोट 7, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पहला चैप्टर, उसके अंदर ये पहले नंबर का जो प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बहुत डिटेल में समझाया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाए थे उस वाले चैप्टर के अंदर, याद दिला देता। मैंने आपको ये बोला था कि हर बिजनेस को तीन चीजों का ध्यान रख के काम करना चाहिए। पहला कि वो एथिकली काम करे, मतलब फेयरनेस, धोखाधड़ी, फ्रॉड ये सब ना करे। दूसरा मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंसी, कि कंपनी में क्या हो रहा है ये बात सबको पता होनी चाहिए। देखो यार बच्चों, आज अगर सपोज करो मैंने और आपने, हमने ना किसी कंपनी, हमने रिलायंस में पैसा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमें ये भरोसा था, हमें ये ट्रस्ट था कि हम रिलायंस को जो पैसा दे रहे हैं, रिलायंस उस पैसे को किसी अच्छे प्रोजेक्ट में यूज करेगा और वहां से रिटर्न कमाएगा और हमें भी उस रिटर्न का कुछ हिस्सा मिल जाए। हमने इस उम्मीद पर, इस भरोसे पर, इस ट्रस्ट पर आपने और मैंने बच्चों रिलायंस में पैसा लगाया। यार हमारा पैसा लगाए भाई, ने मेहनत का पैसा लगाए यार हमारा। क्या हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमारा इतना हक नहीं बनता कि हमें पता होना चाहिए कि हमने जो पैसा रिलायंस को दिया, आखिर रिलायंस उस पैसे को कहां यूज कर रहा है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रिलायंस इस बात को अपनी वेबसाइट पर बताएगा, अपनी रिपोर्ट्स में बताएगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताएगा कि उसने हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट को कहां कहां यूज किया, उससे कितना कितना प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट में से कितना हमको मिला। हर चीज की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इवन इस बात की भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो जो रूल्स रेगुलेशंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, क्या वो कंपनी ने टाइम पर फुलफिल किए, जिससे गवर्नमेंट उस पर नजर रख सके। अगर आप ट्रांसपेरेंट हो, अगर आप अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ सबको बताते हो, भरोसा बढ़ता है लोगों का, मेरा कस्टमर का भरोसा बढ़ता है, गवर्नमेंट का भरोसा बढ़ता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भरोसा बढ़ता है। आज कोई एक ऐसी कंपनी है जो अपने बारे में कुछ नहीं बताती और वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेने चली जाए, बैंक मना कर देगा कि भाई साहब मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, पैसा कैसे दे दूं, लोन कैसे दे दूं। लेकिन अगर कोई कंपनी ट्रांसपेरेंट है, अपने बारे में सब कुछ बताती है, बैंक बोलेगा यार ये बहुत बढ़िया कंपनी है यार, इसको तो पैसा दे दो, इसको लोन दे दो, ये अपने बारे में ट्रांसपेरेंट रखती है, कुछ छुपाती नहीं है, बढ़िया कंपनी है। तो हमारा प्रिंसिपल नंबर 1 जो है वो यही बात बोलता है कि हर बिजनेस को एथिकली काम करना चाहिए, हर बिजनेस को फेयरनेस के साथ में काम करना चाहिए, हर बिजनेस को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, प्लस हर बिजनेस को अकाउंटेबल होना चाहिए। बिजनेस के अंदर जो लोग बैठे हैं ना, उनको आंसरेबल होना चाहिए। नॉर्मली पता है क्या होता है, आप कंपनी के अंदर जाओ, आप देखो कंपनी में कुछ गलत हो गया, आप बोलोगे ना, किसी को पकड़ लोगे कि ये गलत क्यों हुआ, ये मुझे नहीं पता भाई साहब, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फलाने से पूछ लो। उसके पास जाओगे, मुझे नहीं पता, कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। और अगर कंपनी में कुछ अच्छा हो जाए तो सब आते हैं क्रेडिट लेने, अरे ये तो मेरी वजह से हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी अच्छी बात नहीं है। अगर कंपनी में गलत हुआ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, टॉप मैनेजमेंट को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ हमारी वजह से गलत हुआ, हम इसे करेक्ट करेंगे और आगे से ऐसा नहीं होगा। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी समझाया था।
मैंने आपको ये तक बोला था कि अगर ये याद ना रहे ना तो इसको ऐसे याद रख लेना, फैट के नाम से, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो बच्चों ये है हमारा प्रिंसिपल नंबर 1। अब आ जाते हैं हम, और ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया ना, इसमें ये पूरा कवर हो गया, ये सब कुछ एज इट इज। सेकंड पर आ जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दो। देखो बच्चों, एक ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपने अपनी लाइफ में ना बहुत बार देखा हो। जब आपके पिताजी, मम्मी, बड़ा भाई या इवन आप खुद कोई सामान लेने जाते हो, तो आप उस दुकानदार से बोलते हो भैया फलानी चीज दिखा दो। तो वो बोलता है कि भाई साहब कैसा दिखा दूं। तो आप उससे पता है क्या बोलते हो, भाई मेरे से 10 20 50 100 500 रुपए तू ज्यादा ले लेना, पर मुझे क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। ये हर बिजनेस, अगर हर बिजनेस इस बात को फॉलो करेगा तो वो सक्सेसफुल होगा, वो आगे चलेगा, लंबा सरवाइव करेगा, अदरवाइज वो बंद हो जाएगा। मैं आपको ना एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जब मैंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो मेरे दिमाग में एक चीज पहले से फिक्स थी। वो ये फिक्स थी कि यार मैं अपने स्टूडेंट्स, मेरी जो क्लास होगी ना मेरे अकॉर्डिंगली वो परफेक्ट होगी। जब तक वो क्लास परफेक्ट नहीं होगी तब तक मैं वो बच्चों को दूंगा ही नहीं। जब मेरी क्लास बच्चों पे पहुंचेगी ना, बच्चे जब मेरी क्लास देखेगा तो उसे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मैं पूरा स्टडी मटेरियल कवर कर दूंगा, मैं पूरा स्कैनर कवर कर दूंगा, हर चीज का मैं एग्जाम्पल और कहानियां देकर समझा। क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है ना तो वो पसंद आएगा और मैं लंबा चलूंगा। अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो हो सकता है मैं शुरू में पसंद आऊं, बाद में बेकार लगने लग जाऊं, लेकिन मुझे लंबा अगर लॉन्ग टर्म सरवाइव करना है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी। मैं एक और एग्जांपल देता हूं बच्चे आप, जैसे मैं पतंजलि के बारे में आपको बताऊं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले मुझे पतंजलि पसंद नहीं था, और इसका कोई रीजन भी नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं यूज भी नहीं करता था पतंजलि के प्रोडक्ट, पर पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं था। पर मेरे घर में और मेरे कुछ जानने वाले लोगों ने जब पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज करे और उनका फायदा होने लगा उन प्रोडक्ट से, एक्चुअली में हेल्थ में भी फायदा होने लगा, इकोनॉमिकली सस्ते आते हैं वैसे भी फायदा होने लगा, और मुझे भी रिकमेंड करा किसी ने, मैंने उनको यूज किया, तो मुझे भरोसा हो गया पतंजलि पे। अब मैं काफी सारे प्रोडक्ट्स उसके यूज करता हूँ जिन जिनकी मुझे जरूरत है। और पतंजलि ने कितनी जल्दी ग्रोथ करी है, और आप देखिए वो ग्रोथ करती जा रही है, वो डाउन नहीं आ रही है, क्योंकि वो प्रिंसिपल नंबर 2 फॉलो कर रही है। वो ये बोल रही है कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने। अब हम चलते हैं बच्चे प्रिंसिपल नंबर 3 पर। प्रिंसिपल नंबर 3 ये बोलता है कि बिजनेस जो है उसे अपने एम्प्लॉय की वेलबींग का ध्यान रखना है। एम्प्लॉयज की वेलबींग का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? एम्प्लॉयज ना खुश रहने चाहिए। अगर आपकी कंपनी का एम्प्लॉय खुश नहीं है ना, तो वो मन से काम नहीं करेगा, और जो काम वो कर रहा है वो भी वो ऐसे ही करके चला जाएगा। पर अगर आपकी कंपनी का एम्प्लॉय खुश है ना, तो वो बहुत मन से काम करेगा और आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज मेरे इंस्टीट्यूट में जो लोग काम करते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं ना मेरे इंस्टीट्यूट में, वो मैंने उनको कभी ये शो ही नहीं करा कि मैं उनका बॉस हूँ या मैं मेरे से वो पैसा कमा रहे हैं। सब दोस्त हैं, सबका अपना अपना टैलेंट है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। तो मेरी कंपनी, मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब मस्त रहते हैं, सब मस्त रहते हैं। कोई किसी पर किसी तरह की पाबंदी नहीं। पहली, दूसरी बात एक और चीज बताऊं, ऐसा भी नहीं करता हूं मैं, जैसे मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है, क्या होता है कि जब अपॉइंट किया तब तो बोला कि आपका 10 से 4 का जॉब है। अब बेचारे को 8 बजे भी परेशान कर रहे हो, रात को भी लेट रोक रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती। उनको जो जो अलाउंस आपने बोले थे वो अलाउंस मिलने चाहिए, उनकी प्रॉपर आपको सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर है, जो लेबर है, उनकी वेलबींग का ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें टाइम पर सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात,
मैंने ये भी देखा है, और आपने सीएमए इंटर में भी पढ़ा है इसको, कि बच्चों क्या होता है, अगर किसी कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर मैन काम कर रहा है और विमेन काम कर रही है, तो मैन का पे स्केल ज्यादा होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हर वक्त मैन ही ज्यादा सुप्रीम टैलेंटेड होगा, विमेन जो है वो बहुत टैलेंटेड होती है। सीएमए की मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सारी ऐसी बच्चियां, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड होते हैं, और वो खूब, तो कंपनी में जब जा रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, तो कंपनी वाला सिर्फ इस वजह से पे स्केल कम ना कर दे कि ये तो लड़की है, ये तो लड़का है, इससे क्या फर्क पड़ता है रे? इससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो कुछ भी है भाई साहब, अगर वो टैलेंटेड है, वो डिजर्व करता है, उसको उतना पैसा दो। कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, बिजनेस के अंदर आपको ना तो कास्ट, जाति के नाम पे, ना क्रीड के नाम पे, ना जेंडर के नाम पे, ना डिसेबिलिटी, किसी भी तरह से किसी को परेशान नहीं करना। अगर कोई दिव्यांग है, अब हम विकलांग नहीं बोलते, दिव्यांग बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अच्छा सजेस्ट किया है कि दिव्यांग बोलो, कि हाथ नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है अगर किसी के, तो उसका मजाक थोड़ी ना उड़ाना है यार। अगर आज किसी का हाथ नहीं है या पैर नहीं है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो उसमें कुछ तो टैलेंट है, वो है जो हम नहीं कर सकते, वो काम करेगा, वो अपना मेहनत का पैसा कमा लेगा। तो ये बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने लेबर को, वो अपने वर्कर को खुश रखे, जिससे वो लोग मन से काम करें और बिजनेस आगे बढ़े। कस्टमर का भी फायदा होगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनकर आएगा। तो बच्चों, अभी तक हमने 3 प्रिंसिपल देखे। पहला देखा कि हमें एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के साथ में काम करना है। दूसरा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है। और बच्चा, तीसरा हमने देखा कि कंपनी को अपने एम्प्लॉयज की वेलबींग का ध्यान रखना है। फोर्थ पर आ जाते हैं, इससे रिलेटेड, फोर्थ वाले प्रिंसिपल से रिलेटेड बच्चों, दिसंबर 2018 में क्वेश्चन भी आया है, साथ में देखिए। मैं आपको एक, पहले तो एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, इस फोर्थ वाले को डायरेक्टली एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। मेरा ना एक दोस्त है, फ्रेंड है, जयपुर में, बिजनेस है उसका खुद का, बहुत अच्छा कमाता है, वो अच्छे लेवल का कमाता है, और जयपुर में ही सेटल्ड है। मिलते हैं हम काफी, लेकिन वो कभी कभी गांव चला जाता है, गांव में अपने पुराने लोगों से मिलने चला जाता है कभी कभी। तो एक बार की बात है, वो गांव गया हुआ था, तो गांव में उसकी मम्मी भी वहीं रहती है, उन्हें वहीं रहना पसंद है, तो उसे लगा मैं अपनी मॉम के लिए एक साड़ी खरीद के लाता हूँ। तो एक साड़ी का एक अच्छा सा, ठीक ठाक सा शोरूम था, गांव के हिसाब से अच्छा शोरूम था, वहां वो गया। लेकिन वहां पे वो ऐसे नॉर्मली चला गया, एकदम सिंपल सी टी शर्ट में, सिंपल से लोअर में, स्लीपर्स में चला गया। तो जो शोरूम का मालिक था ना, उसको निकाल दिया, बोला चलो चलो, तुम क्या लोगे हमारे यहाँ से, और मना ही कर दिया, बोला है ही नहीं तुम्हारे लिए, चलो फूटो यहाँ से। उसको बहुत बुरा लगा यार। उसने ना फिर फिल्मी सीन क्रिएट कर दिया। फिल्मी सीन कैसे क्रिएट कर दिया, कर गया वो अपने, एकदम बढ़िया टॉप सूट पहना, शूज पहने, गाड़ी निकाली, होंडा सिटी गाड़ी थी उसके पास में, गाड़ी लेकर, और उस शोरूम के सामने एक ठीक सी दुकान थी, छोटी सी दुकान थी, उससे उसने अपनी मॉम के लिए कुछ 10-11 साड़ी ले ली, बच्चों के लिए कुछ ले लिया, अपनी भाभी के लिए कुछ ले लिया, मतलब इतना सारा सामान ले लिया कि उसकी गाड़ी भर गई पूरी। गाड़ी में भी शायद जगह नहीं बची थी, अलग से कुछ ऑटो वोटो मंगवाया था उसने, लोडिंग वाला, और वो गाड़ी भर गई, सब भर गया, और वो सामान घर पे जा रहा है। तो सामने वाला शोरूम वाला था ना, उसकी आंखें फट गई, बोला ये मैंने किसको लौटा दिया यार। ऐसा होता है बच्चों, ये गलत है, पता है। अगर आपकी, अगर आपके पास में, अगर आपके कंपनी के अंदर, आपकी दुकान के अंदर, आपके शोरूम के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो गरीब है, या जो मार्जिनलाइज सेक्टर से आता है ना, मार्जिनलाइज सेक्टर का मतलब है रूरल एरिया से आता है, वल्नरेबल है वो, है ना, या फिर वो डिसएडवांटेज, मतलब दिव्यांग है वो, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा, बल्कि उनकी ज्यादा इज्जत करेगा, उनको और रेस्पेक्ट देगा। आपको पता है, ये अब लॉ बन चुका है कि हर शोरूम के अंदर, दुकान के अंदर ना, एंट्री जो होती है ना, एंट्री दो टाइप की होगी, एक तो जिससे हम नॉर्मल सब लोग आ रहे हैं, और एक ऐसी जो इजी हो दिव्यांग लोगों को आने के लिए। इवन वॉशरूम भी दो टाइप के होंगे, ये कंपलसरी बना दिया गया है। तो बच्चों, ये बिजनेस, कभी भी अगर कोई बिजनेस ऐसा वो करने लग जाएगा ना, कंपैरिजन, वहीं वो डूब जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ।
मेरे पास ना बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जिसने क्लास देखी, उसे समझ में आया यार सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सर टेस्ट भी लेते हैं, हर फ्राइडे को रेगुलर टेस्ट होता है, हम सर की क्लास परचेज करते हैं तो वो हमारी फीस पेमेंट करके क्लासेस ले लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इकोनॉमिकली थोड़े डाउन होते हैं, उतना फीस पेमेंट नहीं कर सकते। अच्छा कुछ तो होते हैं जो फेक होते हैं, बस ऐसे ही बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, उनको तो हम हटा ही देते हैं कि भगो यहाँ से। कुछ जो जेन्युइनली इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके साथ हम पहले सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ है कि नहीं है, उनसे उनके पिताजी की आईटीआर मंगवाते हैं, सैलरी स्लिप मंगवाते हैं, खुद की सैलरी स्लिप मंगवाते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ सच में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसको, तो हम उसको कम प्राइस पे ये क्लासेस दे देते हैं, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, पढ़ ले वो बच्चा आके। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने मेरे से कम प्राइस पे क्लास ली और जिसने मेरे से अच्छी प्राइस पर क्लास ली, अब मैं उसमें भेदभाव या डिफरेंस या कंपेयर करूंगा ना, मेरे लिए सब बच्चे इक्वल हैं जी। अगर ये बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछेगा मैं तो भी समझाऊंगा, ये पूछेगा मैं तो भी समझाऊंगा, मैं दोनों का टेस्ट कंडक्ट करूंगा, दोनों की कॉपीज सही तरीके से चेक करके उनको सही गाइड किया जाएगा। मेरे लिए हर बच्चा इक्वल है। और ये बिजनेस जो है, हर बिजनेस रेस्पेक्ट करे अपने सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे से वो डिसएडवांटेज है, वनरेबल है, मार्जिनलाइज है, अगर किसी के कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनको तो ज्यादा रेस्पेक्ट देनी चाहिए। और बच्चों इससे रिलेटेड देखिए प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आया है दिसंबर 2018 में। तो आपको बस लिख के आना था प्रिंसिपल 4 ये बात बोलता है। तो बच्चों अभी तक 4 प्रिंसिपल पढ़ लिए हम लोगों ने, रिवाइज बार बार करते हैं आपको पता ही है। एक तो हमने पढ़ लिया कि एथिकली, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के साथ में काम करना है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सर्विसेज हमको प्रोवाइड करने, अपने एम्प्लॉइज का वेलबींग का ध्यान रखना है, और उसके अलावा हमें हर कस्टमर को, हर स्टेक होल्डर को एक ही तरीके से देखना है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल नंबर 5। बिजनेसेस जो है उन्हें ह्यूमन राइट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता है, आप हमारे जो पिकॉक होता है ना, पिकॉक, उसको मार के कोई प्रोडक्ट बनाकर नहीं बेच सकते। हमारा भारत का संविधान मना करता है, लॉ मना करता है। हमारी जो गाय माता होती है ना, काऊ, आप उनको, लोग नॉन वेज बेच देते हैं, बीफ बेच देते हैं उनका, ये परमिटेड नहीं। तो कोई भी बिजनेस ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो हमारे भारत के संविधान के अगेंस्ट में है, हमारे नेशनल लॉज के अगेंस्ट में है, हमारे ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में। बहुत बार तो ऐसा होता है, आप देखिएगा कभी, लोग पैसा कमाने के लिए, कंपनीज पैसा कमाने के लिए ना गरीब लोगों का मजाक सा उड़ा के दिखाती है। एडवर्टाइजमेंट में भी ऐसा होता है, कभी कभी कभी, मैं हर किसी पे नहीं बोल रहा कि कोई कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आया, उसमें ये दिखा दिया कि ये तो गरीब लोग हैं और ये ऐसे लोग हैं, गंदे रहते हैं, और ये अमीर लोग हैं और बड़े ऐसे रहते हैं, आपको कैसा बनना है, अगर ऐसा बनना है तो हमारा प्रोडक्ट यूज करें। उसमें आप देखो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है एक्चुअली। आप उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। कोई भी आदमी गंदा थोड़ी रहना चाहता है, वो तो उसकी बेचारे की मजबूरी है कि है, वो क्या करे। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है किसी भी कंपनी को, बिजनेस को, जो हमारे भारत के संविधान के खिलाफ जाता है, नेशनल लॉज के खिलाफ जाता है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाता है। हर इंडिविजुअल की एक रेस्पेक्ट है, वो आपको पूरी करनी। क्लियर है जी। इसीलिए आप देखिएगा, मैं कभी भी, अगर ज्यादातर मैं जब एग्जाम्पल देता हूँ ना बच्चों में, ज्यादातर मेरी आदत है, मैं जब भी एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ज्यादातर ना मोटू पतलू या फिर मिक्की माउस, छोटा भीम, क्योंकि ये कार्टून है, इनसे मेरे को नहीं लगता किसी, अगर कोई बुरा भी मान जाए बाई चांस, तो किसी का कोई वो हो जाएगा कि यार ये मेरे को बुरा बोल रहा है, नहीं। मैं और बहुत बार जेठालाल जी के एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल जब हम देते हैं ना, तो उसमें हमें एक मर्यादा का ध्यान रखना है। तो कंपनीज, बिजनेस को भी ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना होता है। उसके अलावा उनको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, मतलब उनको पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है, ऐसे नई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स यूज करने जो ज्यादा पॉल्यूशन ना फैलाते हो। उसके अलावा हमें हर तरीके की जो पॉलिसीज है, रूल्स रेगुलेशन है, वो टाइम पर फुलफिल करने। उसके अलावा ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ पर काम करना है। देखिए, आज अगर आज अगर मैं
कोई बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैंने आज से 11 साल पहले जब मैंने अपना मोहित बंसल क्लासेस कोचिंग स्टार्ट किया था बच्चों, तो मेरे साथ में एक और जुड़े हुए थे, काम करते थे वो मेरे लिए, है ना। तो उस वक्त तो छोटा इंस्टीट्यूट था, तो हम भी छोटे ही थे और वो भी छोटे ही थे। हम तो काम करते थे मेरे लिए, जो भी प्रिंट करवाना, ये करवाना, झाड़ू, वो सब काम। फिर धीरे 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 बढ़ा। ऑल इंडिया रैंक साइंस, सीएमए अभिषेक जैन, ऑल इंडिया रैंक 5, 10, 30, सीएमए जितेश जैन, यंगेस्ट सीएमए ऑफ इंडिया, वो अपना स्टूडेंट। सीएमए निशा गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 20, सीएमए दीक्षा किड़ावत, ऑल इंडिया रैंक। जब ये बार बार ऑल इंडिया रैंक आई, मेरे सब्जेक्ट में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आने लगे बच्चों के, तो फिर डिमांड बढ़ी मार्केट में बच्चों का। हमारा इंस्टीट्यूट धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जब इंस्टीट्यूट बड़ा हुआ, मैं बड़ा हुआ, पैसा कमाने लगा अच्छा खासा, तो मेरे साथ में जो काम कर रहे थे उस वक्त वो आज भी वही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज वो मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं और बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। इसे इंक्लूसिव ग्रोथ बोला जाता है। ये हर बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि जब वो डेवलप हो ना, तो अकेला डेवलप ना हो, बल्कि उसके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आगे बढ़े, कस्टमर भी आगे बढ़े, उसको भी नया प्रोडक्ट मिले, उसको भी अच्छा प्रोडक्ट मिले, उसको भी नई टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट मिले, मेरे एम्प्लॉयज को भी फायदा हो, मेरे वर्कर को भी फायदा हो, मेरी लेबर को भी फायदा हो। इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका फायदा होना चाहिए। और बच्चों एक लास्ट आ जाता है कि हमें हमारे कस्टमर्स, कंज्यूमर्स जो हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल रहना है। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट बिक गया तो फिर उसके बाद उन्हें आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहे हैं, नहीं। हमें सोसाइटी में हर किसी का ध्यान रखना है। हम जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, कंपनी जो एडवर्टाइज कर रही है, वही चीज लोगों को प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? चलिए बच्चों, मैंने आपको बोला था नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये देखिए, और सिंपल क्वेश्चंस हैं। वो उसमें सिर्फ ये बोला है कि नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस के ऊपर कमेंट कर दो, तो आपको प्रिंसिपल्स लिख कर आना। तो बच्चों, अभी तक हमने इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया इंट्रोडक्शन, कि ये चैप्टर किस बारे में बात करता है। उसके अलावा बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि ये कुछ नया नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है। अर्थशास्त्र महाभारत के टाइम से महात्मा गांधी जी बोलते थे। नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस की बच्चों हमने 9 प्रिंसिपल्स पढ़े, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस भी हमने हाथ किया कर लिए। एक बार मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा। मेरे से एक स्टूडेंट ये बोला कि सर एक बात बताओ, हमें ये तो समझ में आ गया कि बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ये हमें समझ में आ गए, पर एक डाउट है सर, ये प्रिंसिपल्स को हम इंप्लीमेंट कैसे करें, अचीव कैसे करें। मैंने कहा एक चीज समझ लो आप, लाइफ में, चाहे वो हमारा मेरा आपका घर है, ऑफिस है, कंपनी है, सबसे पहले हमें एक लीडरशिप की जरूरत है। हमें एक कैप्टन की जरूरत है, महेंद्र सिंह धोनी की जरूरत है। कैप्टन चाहिए सरकार, वरना हमारा जहाज आगे कैसे बढ़ेगा। हमें जैक स्पैरो की जरूरत है, कैप्टन जैक स्पैरो की जरूरत है। तो लीडरशिप होनी चाहिए, वो लीडर बताता है, एक्सपर्ट आदमी बताता है ऐसा करो वैसा। अगर पता है लीडर नहीं होगा ना, सोचो रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी में एग्जाम्पल के तौर पे 1500 एम्प्लॉइज काम करते हैं। बच्चे, अगर इनका कोई लीडर नहीं है तो ये सब लोग अपने अपने दिमाग के हिसाब से काम करें। पर अगर कोई लीडर है तो वो एक बात बोलेगा और इन सबको वो बात फॉलो करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले लीडर होना जरूरी है। लीडर उनको क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा, इकट्ठा कर देगा, उनका ना दिमाग में ये डाल देगा कि तुम सबको एंगेज होकर काम करना है, मिलजुल के काम करना है। उनके दिमाग में वो ये डाल देगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी वही है जो कंपनी का है, कंपनी को भी आगे बढ़ना है, तुम्हें भी आगे बढ़ना है, तुम्हें भी अपना बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में देना है। समझ रहे हो बच्चे? तो कैसे
आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे इनको अचीव कर सकते हो। बच्चे, एक तो लीडरशिप होना जरूरी है। वो लीडर आपको क्या करता है, सबको इंटीग्रेट कर देता है। अदरवाइज सब लोग अपने अपने दिमाग के हिसाब से काम करते। लीडर ने बोला ऐसे फॉलो करना है, ये काम करना है, तो एक ही पाथ पर चलोगे, सब अपना अपना अलग दिमाग नहीं लगाएंगे, सब लोग एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। और फिर जब काम हो जाए तो उस पर रिपोर्टिंग चलती रहनी चाहिए कि ये काम हो गया, चेक करो ये सही हुआ कि नहीं हुआ, क्या गलत हुआ इसमें, नोट करो, अगली बार जब हम करेंगे दोबारा तब ये गलती नहीं आनी चाहिए। अरे मेरी बात समझ में बच्चे? तो इस तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन पढ़ा, प्रिंसिपल्स, नेशनल वॉलेंट्री गाइडलाइंस पढ़े। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा बच्चे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रीवियस ईयर, जैसे कि आपका हाथ की हाथ स्कैनर भी सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, अगर आप क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर लिख दें मोहित बंसल क्लासेस, आपको ये लोगो मिल जाएगा, हमारा ऐप मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लास परचेज कर सकते हैं। अगर बात करना चाहते हैं तो ऐप पर चैट ऑप्शन मिलता है, वहां पर आप चैटिंग बात भी कर सकते हैं हमसे। और उसके अलावा बच्चों, गूगल ड्राइव पर भी क्लासेस परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें 9829767888। इस पर आप कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस में हमारी क्लासेस आपको दी जाती हैं। आपको नोट्स भी दिए जाते हैं। क्लास जिस दिन आप क्लास परचेज करते हो उसके 7 डेज के अंदर आपके घर पे नोट्स भी भिजवाए जाते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।